वेलकम टू अनुराग खेलिए यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़ पेपर एनालिसिस 4 नवंबर का। 4 नवंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ESTIC कॉन्क्लेव है, इसका मतलब आता है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, जो है उसको इनोग्रेट किया न्यू दिल्ली के अंदर। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमें यहां पर हमारी जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ पहुंच चुकी है, तो यहां पर हमें रिसर्च की रिक्वायरमेंट है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यहां पर हमें ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि हम फूड सिक्योरिटी की तरफ डेवलपमेंट करें। साइंस ऐसी नई डेवलपमेंट्स करे जिससे हमारी जो 140 करोड़ लोगों की जो फूड सिक्योरिटी का जो मामला है वो यहां पर हम फुलफिल कर सकें। और यहां पर उन्होंने स्पेशल जोर दिया न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी के। यहाँ पर ऐसी वैरायटीज हमें यहाँ पर प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे कि लोगों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ सके और एक हेल्दी जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश के अंदर में। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसी फर्टिलाइजर चाहिए जहां पर लो कॉस्ट के अंदर में हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी हमारी फुलफिल हो सके। यहां पर उन्होंने ये कहा कि हमें इसके साथ साथ ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम हार्म ना करें। उन्होंने बड़ी ही होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए कहा कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट इन शर्तों पर होना चाहिए कि हमारे देश की जो विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम यहां पर कंजर्व कर सकें। उन्होंने इस कॉन्क्लेव के अंदर में कहा कि हमें जरूरत है कि हम चीप इनोवेशंस करें और जो क्लीन बैटरी स्टोरेज है वो यहां पर हम काम कर सकें। यहां पर उन्होंने बताया कि उनकी सरकार जब से आई सेंटर के अंदर में लगभग जो R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में 17% का इजाफा कर दिया गया है और 6,000 करोड़ रुपए जो हैं वो रिसर्च के लिए दिए। यहां पर उन्होंने कहा कि जो 6,000 करोड़ है उसके अंदर में जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो लगभग 1-1 करोड़ के जिस तरह से फंड प्रोवाइड करती है, जहां पर जो स्टार्टअप कल्चर के अंदर में और नई नई इनोवेशंस के लिए यहां पर फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीतकर जो विश्व विजेता का खिताब जीता है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। यहां पर उन्होंने कहा कि जो साइंस है वो हमें बताती है कि हमें सबको मिलकर इस तरह से काम करना चाहिए जहां पर जेंडर बायस भी ना हो और हमारे देश की तरक्की के अंदर में हम काम कर सकें। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से रिलेटेड है। कल उन्होंने बहरेन, जो एक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अल-सासी, उनसे मुलाकात की। यहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि इंडिया जो है वो गाजा के अंदर में जो इस समय पर जो पीस प्लान चल रहा है उसके ऊपर बातचीत कर रहा है और वो चाहता है कि गाजा के अंदर में शांति बहाल जल्द से जल्द। यहां पर बहरीन और इंडिया के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टाइज के ऊपर भी बातचीत हुई है, जिसके अंदर में सबसे पहले तो डिफेंस और डिफेंस के क्षेत्र के अंदर में यहां पर बात आई है टेररिज्म की। यहां पर इंडिया ने कहा कि बहरीन और इंडिया मिलकर अब टेररिज्म के खिलाफ काम करेंगे और काम करने के साथ साथ यहां पर अब जो ट्रेड टॉक्स हैं वो भी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो थी DDAA से। DDAA क्या है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यहां पर यह कहा जा रहा है कि बहरीन के अंदर में अगर किसी फर्म ने या किसी इंडिविजुअल ने अगर टैक्स भर रखा है तो उसके ऊपर टैक्स इंडिया के अंदर में नहीं लगेगा और वाइस वर्सा। अगर कोई इंडियन है वो इंडिया के अंदर में टैक्स भर देता है और फिर बहरीन जा रहा है तो बहरीन जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर में उसने टैक्स लगा दिया है। और यहां पर जितने भी जो कंट्रीज हैं उनके साथ जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, पहले DDAA जो है वही साइन होता है। यहां पर अब ये लग रहा है कि बहरीन के साथ इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे और इसके अंदर में एस जयशंकर जी ने इसी तरफ अपना रुख व्यक्त किया। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात करेंगे आज। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं वो
यहाँ पर ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि दिसंबर के महीने के अंदर में जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, और इसीलिए अब उस विजिट की जो रूपरेखा है उसको डिसाइड करने के लिए इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर कल वो इंडिया पहुंचे, और इंडिया पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल उनसे मुलाकात की है। तो यहाँ पर अब इंडिया और इजराइल के बीच में जो बाइलेटरल ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए बातचीत जो है वो हो सकती है दिसंबर के महीने में, जब बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया की विजिट के ऊपर में आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो रशियन ऑयल से रिलेटेड। इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करता था, और उसके अंदर में बहुत बड़ा इजाफा हुआ था जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था 2022 के अंदर। उससे पहले जो इंडिया है वो रशियन ऑयल को मात्र 1% परचेज करता था, लेकिन अभी जिस तरह से पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन की 2 मेन ऑयल कंपनी उनके ऊपर जिस तरह से सैंक्शन लगा दिए हैं, अब उसका असर जो है वो इंडियन मार्केट के ऊपर में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में जो एक रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि जो 27 अक्टूबर के बाद का जो महीना है वहां पर एक बहुत बड़ा डिप हुआ है। अब हम रशियन ऑयल को परचेज करने के अंदर में बहुत ज्यादा कमी। यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो 20 अक्टूबर तक जब हम रशियन ऑयल को 1.947 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से मंगाते थे, जब 27 अक्टूबर को ये चीज देखी गई ये था 1.195। यहां पर यह बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि रशिया के जो 2 कंपनी जिसके अंदर में रोजनेट है और ल्यूकोइल है, इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और यहां पर इन दोनों के साथ सैंक्शन लगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सैंक्शन है वो भी लगाने की बात की है, और इसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 21 नवंबर। 21 नवंबर तक अगर कोई भी फर्म अगर ऑयल को परचेज इनसे करती है तो उनके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ जो है, सेकेंडरी सैंक्शंस जो है वो लगाएगी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसीलिए अब इंडियन फर्म जिसके अंदर में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साथ जो मित्तल ग्रुप है उसने भी यहां पर अब जो रशियन ऑयल है उसको परचेज करना कम कर दिया। यहां पर इसकी वजह इसलिए है क्योंकि रोजनेट से लगभग 3.8% जो है वो हम ऑयल का प्रोडक्शन करते थे, उसको परचेज किया करते थे। और अब जिस तरह से सेकेंडरी सैंक्शंस लगने वाले हैं, अब यहां पर जो हमारी प्राइवेट फर्म्स हैं वो रशियन ऑयल को परचेज नहीं करना चाहती। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इलेक्शन कमीशन से। और इलेक्शन कमीशन ने जो पैन इंडिया एसआईआर की जो बात है वो यहां पर कही थी, जहां पर उन्होंने कहा कि 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में जो एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो फेज 2 है, जो फेज 1 है वो बिहार के अंदर में हो चुका है, जो फेज 2 है वो यहां पर शुरू होगा। और यहां पर लगभग 12 स्टेट्स जिसके अंदर में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के अंदर में जो लगभग 51 करोड़ जो वोटर्स हैं वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। और ये जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आज जारी की। वहीं पर अब वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अंदर में जो एसआईआर हो रही है उसका विरोध हो रहा है। यहां पर जो डीएमके की सरकार चल रही है तमिलनाडु के अंदर में, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जहां पर लगभग 44 पार्टी साथ में आई थी। और आज जो डीएमके पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाएगी, जहां पर उन्होंने कहा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है ये गलत है, और यहां पर जो वोटिंग राइट्स हैं उनको छीनने का काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर में बीजेपी जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अर्ज किया है कि जून 24 के बाद जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं उन सबको खारिज कर दे इलेक्शन कमीशन। यहां पर बीजेपी की तरफ से जो उनके आईटी सेल के जो मुखिया है अमित मालवीय, उन्होंने एक पूरा ज्ञापन सौंपा है जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीएमसी की सरकार चल रही है और टीएमसी ने जो फेक वोटर लिस्ट और जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट जिस तरह से इशू किए हैं, यहां पर बिहार एसआईआर जो शुरुआत की थी वो जून 24 के बाद शुरू की थी। और उसके बाद जिस तरह से
बहुत ज्यादा जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं यहां पर अब उसके ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए और यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि किसी भी तरह के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहां पर एज ए वोटर रजिस्टर हो रखे हैं उन सबको हटाया जाए। और इसीलिए यहां पर बीजेपी ने अब इलेक्शन कमीशन को यह ज्ञापन सौंपा। अब देखना यह होगा कि एक तरफ जो रूलिंग पार्टी है सेंटर के अंदर में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को अब एक सुझाव भेजा है जहां पर उन्होंने कहा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट जो 12 डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहां पर उसको रिजेक्ट करने की बात है। अब क्या इलेक्शन कमीशन इसको मानेगा? और दूसरी तरफ जो डीएमके है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा? तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई है जहां पर डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वो मोटो उठाया था। और स्वो मोटो उठाने की जो मेन बात थी यहां पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की बेंच ने कहा कि लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो स्कैम है वो हो चुका है डिजिटल अरेस्ट की वजह से। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको यहां पर निर्देश दिए जाते हैं कि इन सब की एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाना चाहिए ताकि जो डिजिटल अरेस्ट के साथ जो 3000 करोड़ रुपए का जो स्कैम हुआ है यहां पर इसको उजागर किया जाए और इसकी एक निष्पक्ष सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए। यहां पर अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसका क्या जवाब दाखिल करेगी वो देखने की बात है। जो नेक्स्ट खबर हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता के अंदर में अब ये कहा गया है कि जो दिल्ली के अंदर में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है यहां पर अब कुछ ठोस कदम जो है वो दिल्ली सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर उठाने पड़ेंगे। यहां पर अब देखा जा रहा है कि 15 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट है उसी ने जो ग्रीन क्रैकर्स है उसको अलाउ कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल दिल्ली के अंदर में और एनसीआर के अंदर में बढ़ा है अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो सरकारें हैं वो यहां पर अब जो कार्रवाई है वो करे और पोल्यूशन के ऊपर में जो काम कर रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। ओवरऑल अब जो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या जवाब दाखिल करेगी वो देखने की बात है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पंजाब के अंदर में जिस तरह से जो पराली है वो जलाई जा रही है जहां पर कल लगभग 452 केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए जहां पर जो पराली जलाने के इंसिडेंट थे उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर में जो एयर है वो स्टिक कर जाती है और उसी की वजह से जो एयर क्वालिटी है वो यहां पर खराब हो रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार से जो यहां पर अब जवाब मांगा है उसका जवाब क्या दाखिल करती है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके खिलाफ अब क्या कार्रवाई करती है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक याचिका लगाई गई थी जिस याचिका को लगाने वाली थी कुकी संगठन। यहां पर मामला यह है कि एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उनका एक ऑडियो लीक जारी किया गया था जिसके अंदर में एक आ गया था कि वो अर्ज कर रहे थे और कुकी ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाई है वो यहां पर करने के लिए ऐसा कहा जा रहा था। यहां पर संजय कुमार जी की बेंच ने अब ये पाया है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सबमिट की गई थी वो टेम्पर्ड है और इसके खिलाफ अब जो कार्रवाई है वो यहां पर नहीं की जाएगी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुकी ऑर्गेनाइजेशन है और जो प्रशांत भूषण है वो अब गुजरात की जो एविडेंस की जो कंपनी है उसके खिलाफ यहां पर ज्ञापन डाल सकते हैं और वो यहां पर जांच करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और यहां पर ये कहा जा रहा था कि एन बीरेन सिंह का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो वायलेंस हुई है उसके अंदर में और कुकी संगठन के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई थी कुकी मैती के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में अब यहां पर एक तरह की क्लीन चिट जो है वो एन बीरेन सिंह को मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटका हाई कोर्ट का एक फैसला था अब उसके ऊपर में स्टे लगा दिया। यहां पर मामला यह है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने और कर्नाटका सरकार ने यहां पर कहा गया था कि जो भी मल्टीप्लेक्स है वो यहां पर अपनी जो टिकट्स उनको 200 रुपए के लिए फिक्स कर दिया जाए। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस फैसले के ऊपर में स्टे लगा दिया है। अब यहां पर विस्तृत सुनवाई होगी और उसके बाद अब देखा जाएगा कि जो मल्टीप्लेक्स है जहां पर जो टिकट्स के दाम है वो बहुत ज्यादा होते थे और यहां पर जिस तरह से बेंगलुरु की सरकार ने
जो एक आदेश दिया था और उसको स्वीकृति कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी थी, अब उसके ऊपर जो स्टे है वो सुप्रीम कोर्ट का लगा है। अब यहाँ पर क्या फैसला है? तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मत है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और दिल्ली एनसीआर के अंदर में जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके लिए यहां पर एक स्पेशल फैसिलिटी बनाई जाने वाली थी, जहां पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जो फीडिंग है, फीडिंग एरिया डिसाइड करने वाला। यहां पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कई सारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर में जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर यहां पर एक आरोप लगाया और यहां पर यह कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश उसकी अवहेलना कर रहे हैं, जिस तरह से वो जो स्पेसिफाइड एरिया है वहां पर डॉग फीड नहीं डाल रहे हैं। अब यहां पर प्रॉपर कार्रवाई जो है वो 7 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे के पूरे देश की जो गवर्नमेंट्स है उनसे यहां पर सुनवाई करेगी और ये बात सुनिश्चित करेगी कि जो कैनाइंस है उनके लिए प्रॉपर फीडिंग एरिया जो है वो यहां पर डिसाइड किया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंटर से जवाब मांगा है कि जो एजीआर का जो ड्यूज पड़े हुए हैं वोडाफोन के, उसके खिलाफ यहां पर अब जो सेंटर गवर्नमेंट है वो यहां पर रीअसेसमेंट कर सकती है और रीअसेसमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहां पर अब सुनवाई करेगी। सबसे बड़ा मामला ये है कि जो एजीआर जो का जो मामला है जिसको कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज, यहां पर कई साल का 2016-17 का जो पेंडेंसी है जो वोडाफोन आइडिया ग्रुप के अंदर में, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर वो एजीआर को सबमिट करेंगे तो उसकी वजह से जो उनकी कंपनी है वो बैंकरप्ट हो सकती है। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो यहां पर असेसमेंट करे और कितनी वैल्यू जो एजीआर की है वो यहां पर सबमिट करनी चाहिए वोडाफोन आइडिया के द्वारा। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग साइट्स के ऊपर में जिस तरह से बैन लगा दिया गया था और 2025 का जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 जो अश्वनी वैष्णव जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया था मॉनसून सेशन के अंदर में और वो पास भी हो चुका था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक याचिका लगी है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के खिलाफ की जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स है, जो गैम्बलिंग एप्स हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से अब बैन लगाया गया है, अब यहां पर एक सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और यहां पर अब देखा जाएगा कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गैम्बलिंग की जो एप्स हैं उनको यहां पर जिस तरह से बैन कर दिया था, क्या वो सवाल, क्या वो कानून बिल्कुल सही है, क्या वो संविधान सम्मत है या नहीं है, इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें पता चले। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी जुडिशरी से आई है, जहां पर चर्च की जो वॉइसेस हैं उनको उन्होंने कंसर्न उठाया कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो विलेजेस के अंदर में उनकी एंट्री को, जो मिशनरीज है उनकी एंट्री को बैन कर दिया है, यहां पर उनके जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू प्रॉस्पेरस के ऊपर में जो संवैधानिक जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी अवहेलना हो रही है और यहां पर अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जा रही है और उससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंदर में यहां पर एक याचिका लगाई। अब देखना यह होगा कि जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला था, जहां पर जो विलेजेस हैं, जहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर एंट्री पे ऊपर में बैन लगा दी गई थी मिशनरीज की, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगी जो रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट जो राजस्थान की सरकार लेके आई थी, जिसके अंदर में बहुत ही कड़ी जो सजा है वो दी जाने वाली थी, जहां पर 20 साल से लेके लाइफ इंप्रिजमेंट की जो सजा थी, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जो ये कानून जो स्टेट गवर्नमेंट लेके आई थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। इसके अंदर में अब जो जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की जो बेंच है वो इसके ऊपर में सुनवाई करेगी। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबरें हैं वो एक्सीडेंट से है, जहां पर हैदराबाद, जयपुर, आंध्र प्रदेश, वहां पर इतनी जो भीषण हादसे हुए, जहां पर हैदराबाद के अंदर में 19 लोग मारे गए क्योंकि जो ट्रक वो बस के साथ टकरा गया। यहां पर अभी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर में पता लग रहा है कि एक पोर्ट होल ओपन था और यहां पर जो ट्रक ड्राइवर है वो उससे बचाना चाहता था और इसी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। यहां पर अब ये देखना पड़ेगा कि जहां एक तरफ हम विकसित भारत का सपना लिए चल रहे हैं कि 2047 तक हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है,
अगर वहां पर इसी तरह से पोर्ट होल ओपन रह रहे हैं और उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो यहां पर हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर अब जो रोड सेफ्टी के जो नियम है उनको यहां पर सुनिश्चित करना पड़ेगा। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई जहां पर जयपुर के अंदर में जो 14 लोग हैं वो मारे गए, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर ने जिस तरह से 17 व्हीकल्स को इंजर्ड कर दी और इंजर्ड करने के बाद जो यहाँ पर 14 लोग मारे गए हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही, क्या हमें यहाँ पर एक कुछ कानून बनाना पड़ेगा जहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो अपनी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करें और व्हीकल्स की जो जिस तरह से जांच होनी चाहिए वो प्रॉपर की जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर ना हो। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, जहां पर अब जो फैमिलीज है वो जंतर मंतर के अंदर में विरोध कर रही है। ऐसा बहुत जगह देखा गया है जहां पर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और अदर स्टेट से बहुत सारे लोग जो हैं वो रशिया के अंदर में काम धंधे के लिए गए थे और उसके बाद जो रशियन सरकार है उन्होंने उनको रशिया यूक्रेन के जो फ्रंट है वहां पर भेज दिया है। अब यहाँ पर जो फैमिलीज हैं, जो लोग रशिया के अंदर गए थे, उन फैमिलीज ने यहाँ पर अब जो हमारी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है और इसके लिए वो जंतर मंतर के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग रशिया के अंदर में गए थे उनको सुरक्षित वापस लाया जाए। ये मुद्दा जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो हैं वो रशियन गवर्नमेंट और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने उठाए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि फाइनली जो रशिया के अंदर में जो इंडियंस जो फंसे हुए हैं वो वापस आएंगे या नहीं। जो लास्ट खबर है हमारी वो उत्तराखंड से आई है, जहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो उत्तराखंड की असेंबली है उसको यहां पर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड और जिस तरह से 550 से ज्यादा जो बिल उत्तराखंड की सरकार के अंदर में पास किए गए हैं, यहाँ पर उत्तराखंड की जो सरकार है और उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर में यहां पर ये कहा कि जिस तरह से उन्होंने अभी ये कहा था कि यूएसए जो है वो 1992 के बाद अब दोबारा से जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो यहां पर शुरू करेगा। और यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि वो अब दोबारा से जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो यहां पर क्यों कर रहे हैं, यहां पर कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चाइना जो है वो टेस्ट कर रहे हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट कर रहे हैं और अंडरग्राउंड टेस्टिंग हो रही है। और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के अंदर में जो मीडिया को जो आजादी नहीं है उसकी वजह से ये चीजें जो हैं ये सार्वजनिक नहीं हो पाती हैं, इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमें यहां पर अब जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो करनी पड़ेगी ताकि हम भी अब पूरी तरह से तैयार रहे जाए। यहां पर एक डर लगता है क्योंकि 1992 के बाद अब तक जो यूएसए, रशिया और इस सदी के अंदर में सिर्फ नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। अगर दोबारा से यूएसए न्यूक्लियर टेस्टिंग को शुरू करेगा तो उसके बाद एक होड़ लग जाएगी जहां पर इंडिया, यूके, फ्रांस, रशिया ओपनली जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे। तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियर वेपन होंगे और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनेंगे, तो यहां पर हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो अब जो एक न्यूक्लियर वॉर दोबारा से एक न्यूक्लियर टेस्टिंग की जो वॉर शुरू हो रही है, यहां पर हमें एक प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए और यहां पर यूनाइटेड नेशन को इंटरवेन करना चाहिए ताकि इस तरह की जो रेस है वो यहां पर ना चले। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वेनेजुएला के ऊपर में कोई भी वार नहीं करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है यहां पर उनके जो डेज हैं वो नंबर। यहां पर अब ये लग रहा है कि वेनेजुएला के ऊपर में किसी तरह का कोई स्ट्राइक है वो यूएसए कर सकता है, जहां पर निकोलस मदुरो जिसके ऊपर लगभग $50 मिलियन का जो इनाम है वो यूएस की सरकार ने रख रखा है, यहां पर उनको हटाने के लिए किसी तरह का जो कू है वो यूएसए गवर्नमेंट कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वेनेजुएला के ऊपर में किसी भी तरह का जो वॉर का जो साइन है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो ईरान से आई है, जहां पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खमेनी, उन्होंने कहा कि यूएसए का जो कोऑपरेशन है वो पॉसिबल नहीं है।
यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो यूएस और इजराइल की जो प्रॉक्सिमिटी है, जिस तरह से यूएसए और इजराइल मिलकर काम करते हैं, यहां पर ईरान के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं किया जा सकता। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि जून के महीने में जब पहले जो इजराइल ने ईरान के ऊपर में बॉम्ब गिराए थे और उसके बाद जिस तरह से यूएसए ने जो बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे, अब यहां पर जो ईरान है वो यहां पर चाहता है कि नई मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई जाए ताकि वो अपना जो न्यूक्लियर रिसर्च है वो यहां पर जारी रख सके। अब जो मिडल ईस्ट है वहां पर क्या ईरान के ऊपर में कोई और जंग हो सकती है, ये देखने की बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर अब यूक्रेन ने ये कहा है कि उन्हें और एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए ताकि वो रशियन स्ट्राइक को यहां पर काउंटर कर सके। यहां पर अब यूक्रेन ने ये कहा है कि बर्लिन और जो कोपेनहेगन है वहां पर वो अपनी फैसिलिटीज बनाएंगी जहां पर वो प्रोक्योरमेंट की जाएंगी, और वहीं पर जो यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर टेस्ट करके पूरी तरह से इसको सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सही से चला सके ताकि यूक्रेन जो है वो अपनी सुरक्षा कर सके। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां पर बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के अंदर में, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार चल रही है, यहां पर अब जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उनके बीच में जो टाइज हैं वो यहां पर मजबूत हो रहे हैं। यहां पर ये देखना पड़ेगा कि 1971 से पहले जहां पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था और 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश का जो उदय हुआ था, बांग्लादेश देश बना था, अब यहां पर बांग्लादेश जो है वो अपने अतीत को छोड़कर अब दोबारा से जो पाकिस्तान है उसके साथ जो टाइज है उनको मजबूत कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह आती है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं, क्या जो फरवरी के अंदर में बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शंस होगा उसके बाद जो नई चुनी हुई सरकार आएगी तो क्या वो अपनी पॉलिसीज को बदल देगी। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो गाजा से रिलेटेड है, जहां पर गाजा के अंदर में जो 3 होस्टेजेस की जो बॉडी है वो हमास ने इजराइल को यहां पर दे दी है। वहीं पर जो इजराइल है उसने भी 45 जो फिलिस्तीनी हैं उनके रिमेन्स को यहां पर एक्सचेंज हुआ है। और अब ये लग रहा है कि जो 20 पॉइंट प्लान जो गाजा का पीस प्लान था वो यहां पर चल सकता है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस की सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो भी हॉस्टेजेस जिनको लेके गई थी हमास 7 अक्टूबर 2023 के अंदर में, जो लोग मारे गए हैं, जो मृतक हैं, उनके रिमेन्स को यहाँ पर दिया जाए। और अब यहाँ पर प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है। अब देखना ये होगा कि जो हमास है वो कब अपने आर्म्स को त्यागेगा, फाइनली जो गाजा के अंदर में पीस हो जाए। वहीं पर जो इजराइल है उसका अभी भी जो फायरिंग है वो हुई, जहां पर 3 लोग जो हैं वो गाजा के अंदर में मारे गए हैं। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि गाजा के अंदर में जो लॉन्ग टर्म पीस पर्सपेक्टिव है वो कब लगता है। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khalia YouTube channel. Thank you.